हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटी करंट अफेयर्स को ख़त्म किया था। एंड इस लेक्चर में वी आर स्टार्टिंग विद आवर इकोनॉमिक्स, है ना। तो इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट फर्दर नोटिफाइड अबाउट आवर मोर वीडियोज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले आर्टिकल की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट प्रिज्म। तो व्हाट इज़ प्रिज्म? प्रिज्म का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़ फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको आगे पढ़ने से पहले कि क्या है, पहले हम इसके नाम से ही समझते हैं कि क्या मतलब हो सकता है इसका, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स में भी अगर आपको मान लो कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप पहले नाम पे कंसंट्रेट करना कि भाई हम समझने की कोशिश करते हैं कि नाम में है क्या क्या किस बारे में हो सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म है ना। व्हाट इज़ अ प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म में कैसा बना रहता है प्लेटफॉर्म, है ना। प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग आके अपना कुछ ना कुछ शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। वैसा कुछ प्लेटफॉर्म है। काहे का प्लेटफॉर्म है ये? रेगुलेटेड एंटिटीज़। रेगुलेटेड एंटिटीज़ मतलब जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है वैसी कोई एंटिटीज़ होंगी, है ना। रेगुलेटेड एंटिटीज़ जिस पे किसी का सुपरविजन हो, है ना, जिसको कोई रेगुलेट करता हो। फॉर मतलब जिसको कोई रेगुलेट करता हो, फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। सुपरविजन मतलब मान लो आप पढ़ाई करते हो, है ना, तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर सुपरवाइज करते हैं कि भाई तुम सही से पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। ऐसे ही आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बैंक्स को सुपरवाइज करता है ना। आरबीआई किसको सुपरवाइज करता है? बैंक्स को सुपरवाइज करता है कि भाई बैंक सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लोन्स एनपीए में तो नहीं है क्या, कहीं बैंकरप्ट तो नहीं होने वाले हैं, या कैपिटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं सी आर ए आर वाली और सी आर आर वाली वो फुलफ़िल कर रहे हैं बैंक्स की नहीं कर रहे हैं। तो ये सब को सुपरवाइज़ आरबीआई करता है। तो इसी को फर्दर इन्हेंस करने के लिए, इसी रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये आया है। ठीक है, समझ में आ गया। नाम से ही पता कर लिया कि क्या था, क्या है ये एक प्लेटफॉर्म है जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, मतलब बैंक्स और कुछ एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके लिए है, ताकि उनका सुपरविजन और मॉनिटरिंग को और ज़्यादा इन्हेंस करा जा सके और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, उसके लिए क्या है, उसके लिए प्रिज्म आया है ना। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि ये किसका है, आरबीआई का है। ठीक है, समझ में आ गया किसके लिए है, जिसको आरबीआई सुपरवाइज करता है, मतलब सुपरवाइज्ड एंटिटीज़ के लिए। सुपरवाइज्ड एंटिटीज़ मतलब जिसको आरबीआई सुपरवाइज करता है ना। तो ये बेसिकली क्या क्या करेंगे हम इसमें, इसको इन्हेंस हम कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन लाएंगे। ठीक है, ऑटोमेशन सिस्टम लाएंगे, है ना, ताकि कंप्लायंस के साथ कंप्लायंस को स्ट्रेंथन किया जा सके, है ना। और कंप्लायंस को स्ट्रेंथन किया जा सके और जितनी भी वर्किंग है बेसिकली उसको इफेक्टिव बनाया जा सके। इसको देखो, इसका मतलब क्या है, वर्क एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। कि जैसे मान लो, जैसे पहले क्या होता था, पहले बहुत पुराने ज़माने में क्या होता है, अगर आपको बैंक का अकाउंट खुलवाना है ना, तो आप क्या करते थे, फिजिकली जाते थे आप ब्रांच में, फिजिकली जाते थे ब्रांच में। आप एक पेपर पे फॉर्म भरते थे, उस पेपर पे फॉर्म भरने के बाद आप उस जो भी अकाउंटेंट था उसको देते थे और फिर वो आपका अकाउंट खुलता था 2-3 दिन में, है ना। अभी क्या हो गया है, एट प्रेजेंट अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपकी इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग आपने करवा रखी है ना, या फिर अगर आपको कोई डिपॉजिट इसमें अगर आपको अपने अकाउंट में कोई डिपॉजिट भी करना रहता था, या आप मान लो आपको नई चेकबुक चाहिए, तो आपको क्या बार बार फिजिकल सेंटर जाना पड़ता था उसके, है ना। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या है, अगर आपके अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग है तो आप बैठे बैठे घर से लैपटॉप के थ्रू अपनी चेकबुक मंगवा सकते हो, अपनी पासबुक मंगवा सकते हो, है ना। कोई एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो, है ना। पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो, ये सब आप घर बैठे कर सकते हो। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन ओनली। ठीक है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। वैसे ही अब क्या होगा कि जैसे मान लो बैंक है ना, अब बैंक तो कितने सारों को लोन देता रहता है ना, बैंक तो बहुत लोगों को लोन देता रहता है। तो हर एक लोन पे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है कि भाई इसका पैसा आया है कि नहीं आया है, इसका 90 दिन में आया है कि नहीं आया है, इसका 30 दिन में आया है पैसा कि नहीं आया है, ये टाइमली रीपे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम ऑटोमेट कर दें, मान लो ऑटोमेट कैसे करें, मान लो एक बैंक है ना, एक बैंक है, उसने लेट से 50 लोगों को लोन दे रखा है ना। अब उसमें से लेट से सबका प्रिंसिपल अलग है, सबका ईएमआई अलग है, सबका टेन्योर अलग है ना। अब वो ऑटोमेशन में क्या होगा, उस सिस्टम में क्या होगा कि सबका पैरामीटर डिफाइन हो जाएगा कि भाई अगर इस बंदे का मेरे पास 30 दिन में पेमेंट नहीं आया, है ना,
तो बैंक के मैनेजर के पास मेल चला जाएगा, आरबीआई के पास मेल चला जाएगा कि भाई अभी 90 दिन हो गए हैं, इसका पेमेंट नहीं आ रहा है, एनपीए हो रहा है ये, है ना। तो इससे क्या होगा, आरबीआई भी टाइट कर पाएगा बैंक्स को कि भाई तुम देखो तुम्हारा ये पर्टिकुलर अकाउंट का पैसा अभी तक नहीं आया है, तुम क्या कर रहे हो बैठ के, क्यों नहीं रहे हो, है ना। तो इस टाइप से क्या है, सुपरविजन और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस, ऑपरेशनल प्रोसेस को ऑटोमेट करने की बात की गई है, एंड टू एंड, ठीक है, ताकि आरबीआई को भी पता चलता रहे कि बैंक्स में क्या हो रहा है, बैंक्स को खुद भी इंटरनल पता चलता रहे कि भाई क्या हो रहा है, मतलब पैसा हमारा आया ही नहीं आया, हमने लोन कितना दे रखा है, उस पर रिटर्न कितना आ रहा है ना, किसने कितना हमसे लोन ले रखा है, उसने रीपे किया है नहीं किया है, कितने दिन हो गए हैं रीपे नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट करने की बात की गई है ना। तो इसमें क्या होगा, इट विल हैव वेरियस फंक्शनैलिटीज़ लाइक इंस्पेक्शन, आरबीआई इंस्पेक्शन कर सकता है, कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं बैंक के वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ना, वो हो गया। फंक्शनैलिटी, साइबर सिक्योरिटी, आजकल आप देखोगे कितने सारे फ्रॉड होने लगे हैं ना। आपके फ़ोन आएगा, बोलेंगे अरे हम आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स के पैसे आपको दे रहे हैं, आप हमको ओटीपी बता दीजिए, बता दीजिए, वो बता दीजिए, है ना। दुनिया भर के फ्रॉड हो रहे हैं ना। तो साइबर सिक्योरिटी, किसी किसी का अकाउंट हैक करके पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इन सब से कैसे हम बचें, है ना। फंक्शनैलिटीज़ इंप्रूव करने के लिए बेसिकली, ठीक है, वर्क फ्लोज ऑटोमेट करने के लिए, ताकि टाइम बचे, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए, है ना। नोटिफिकेशन अलर्ट्स वही होते हैं, जैसे मान लो किसी का पैसा नहीं आया तो आपके पास नोटिफिकेशन आ गया कि भाई आपने पैसा पे नहीं किया, बैंक के पास पैसा नोटिफिकेशन चला गया कि इस पर्टिकुलर बंदे का पेमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन अलर्ट्स, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के लिए ये प्रिज्म लाया गया है ना। इससे क्या होगा, इट इज़ एम्ड एट हेल्पिंग द सुपरवाइज एंटिटीज़, जो कि बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, टू स्ट्रेंथन देयर इंटरनल डिफेंसेस, रेजिलियंस एंड ब्रिंगिंग फोकस ऑन रूट कॉज एनालिसिस, है ना। अगर मान लो कोई चोरी हुई है तो उसका रूट कॉज क्या था, क्यों चोरी हुई, क्या कैमरा फेल हुआ, है ना, या फिर गार्ड नहीं था, है ना, या फिर कुछ XYZ कोई भी चीज़ थी, तो उसका रूट कॉज क्या था, है ना, उसको एड्रेस करेंगे इसमें, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े। चलो अब दूसरे कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, विच इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम 2.0, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम को बात करने से पहले मैं आपको पहले एक कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ, जो आपने पढ़ा भी होगा मॉनेटरी पॉलिसी में, और हमने अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर भी किया है इसको। दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि जो आरबीआई है ना, आरबीआई क्या करता है, बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या तो बाय करता है, ठीक है, या तो सेल करता है, ठीक है। तो या तो बाय करेगा, है ना, या तो सेल करेगा। अब बाय और सेल का डिसीजन आरबीआई कैसे लेता है, अगर आरबीआई को, है ना, अगर आरबीआई को मार्केट में, है ना, पैसा इन्फ्यूज़ करना होगा, मतलब मान लो आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो, तो क्या करेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब बाय करेगा तो क्या होगा, आरबीआई इसके बदले पैसे देगा। अब जब आरबीआई इसके बदले पैसे देगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। इसी का ही उल्टा क्या होगा, सेल कर देगा। जब जब मनी सप्लाई डिक्रीज़ करनी होगी आरबीआई को इकोनॉमी से, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा, ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके इन्वेस्टर्स इनको पैसा दें या मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आए, तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे हमको क्या करना है मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज करने से, हमको बहुत कुछ करना है मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज करने से, क्योंकि मनी सप्लाई ही एक ऐसा पैरामीटर है जो ये डिटरमाइन करता है कि हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, है ना। तो जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है ना, महंगाई का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों के पास, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, महंगाई का मतलब क्या होता है ना, कि भाई जो पैसा है, पैसा बहुत लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत लोगों डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर हम ये पैसा लोगों से हटा दें, मतलब लोगों के पास पैसा कम हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी फिर कम हो जाएंगे, है ना। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसीलिए जब हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू व्हेन वी वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, वी डिक्रीज द मनी सप्लाई फ्रॉम द इकोनॉमी। तो जब भी हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो हम मनी सप्लाई इकोनॉमी में डिक्रीज करते हैं, ताकि लोगों के पास पैसा कम हो, पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो जो भी प्रोडक्ट है ना, अगर डिमांड कम होगी प्रोडक्ट की तो क्या होगा, उसका प्राइस भी कम हो जाएगा, है ना। ताकि क्योंकि लोग लेंगे नहीं तो फिर उसको ज़बरदस्ती प्राइस कम करना पड़ेगा कि भाई कम से कम मेरा माल तो निकले, है ना। ऐसे ही इसका उल्टा क्या होगा, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, बहुत सस्ता हो जाता है प्राइस, बहुत सस्ता हो जाता है, तो फिर हमको क्या करना होता है, हमको प्राइस को बढ़ाना रहता है। तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली एक
एक प्रोडक्ट को खरीदने वाले अगर 50 लोग होंगे तो वो उसका प्राइस बढ़ाएगा, वो बोलेगा भाई मेरे पास वो दूसरा बंदा है वो तो तुमसे ज़्यादा दे रहा है ना, तो मैं इसका प्राइस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है और फिर नॉर्मलाइज हो जाती है सिचुएशन, ठीक है। तो इसीलिए जो आरबीआई है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है उसको कंडक्ट करता है। समझ में आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्यों कंडक्ट होते हैं। अब देखो, अब इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई कब कंडक्ट करता है, जब उसको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना, या फिर अब डिफ्लेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तब करता है, ठीक है। तब ये आरबीआई ये स्टेप करता है। बट अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्यूजेशन प्रोग्राम में क्या है, अब नाम में देखो क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्यूजेशन प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक्वायर करेगा। एक्वायर करेगा मतलब क्या करेगा, एक्वायर करने का मतलब क्या है, खरीदेगा, ठीक है। एक्वायर करने का क्या मतलब है, दैट आरबीआई विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे सेल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे सेल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बाय होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक्वायर करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक्वायर करेगा तो इससे क्या होगा, क्यों एक्वायर करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर आरबीआई खरीद लेता है, मान लो बाय कर लेता है, तो उससे क्या होता है, हमने देखा था ना, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, है ना। अब देखो इससे होगा क्या, पहले ही मैंने आपको ओएमओ बता दिया और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम बता दिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम में आरबीआई क्या करेगा, खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज़ बेसिकली एन अनकंडीशनल एंड स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्ट ही है, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी हम बाय और सेल करते हैं, है ना। इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ बाय कर रहे हैं, तो इसी का एक सबसेट ही है ये, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें आरबीआई का अपफ्रंट कमिटमेंट है कि हम खरीदेंगे ही, मार्केट का सिचुएशन जैसा भी हो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे ही। समझ में आया ये कैसे अलग है ओएमएस। ओएमओ में हम क्या कर रहे थे, ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या कर रहे थे, हम आरबीआई जो है वो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले रहा था कि यार इन्फ्लेशन अगर बहुत बढ़ गया तो हम खरीद लेते हैं ताकि हम मनी सप्लाई बढ़ा पाएँ, हम खरीद लेते हैं ताकि सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं ताकि हम मनी सप्लाई डिक्रीज कर पाएँ, है ना। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अपफ्रंट उसने कमिटमेंट कर दिया है कि भाई हम खरीदेंगे ही, वी विल बाय मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में, ठीक है। ये मतलब है इसका, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई विल इन्फ्यूज मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी, जैसा कि मैंने बताया खरीदेगा तो मनी सप्लाई इन्फ्यूज होगी, विच इन टर्न कीप्स द यील्ड डाउन एंड लोअर द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसका है, गवर्नमेंट का ही तो है। अब आरबीआई जो है इससे लेके क्या करेगा, इससे लेके बेसिकली आरबीआई का करने वाला सरकार को पैसा मिलेगा इससे, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर एक्वायर करता है तो क्या होगा, बेसिकली वो होगा ना, मतलब गवर्नमेंट अगर मान लो मैं कल जाके मार्केट में सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने लग जाऊँ, ठीक है, सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने लग जाऊँ तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा ना, बेसिकली गवर्नमेंट की तो सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। अब आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई ने बोल दिया कि भाई हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, ठीक है। आरबीआई ने ये बोल दिया कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड है वो जो है वो चेक में आ रही है, मतलब डाउन हो रही है। क्यों क्यों डाउन हो रही है, और बोरिंग कॉस्ट भी गवर्नमेंट की लो हो रही है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं वो कम पैसे में जो है, मतलब गवर्नमेंट को कम पैसा देना पड़ेगा अब पैसा रेज करने के लिए। समझ में आ रहा है क्यों कम पैसा देना पड़ेगा, देखो क्यों पैसा कम देना पड़ेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस स्टफ। तो देखो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ने खूब सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लिया। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की डिमांड एकदम से बढ़ गई मार्केट में, है ना। अगर आरबीआई बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट तो बेसिकली क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से डिमांड बढ़ गया और ऊपर से मनी सप्लाई भी बढ़ गई इकोनॉमी में, ठीक है। मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो गई इकोनॉमी में तो बहुत लोगों के पास पैसा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और खरीदने का, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है, बट मनी सप्लाई लोगों के पास बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि अभी अभी तो आरबीआई ने पैसा दिया सारा। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है भाई तुम अगर नहीं ले रहे हो 3% इंटरेस्ट में तो दूसरा बंदा लेने के लिए रेडी है, तो बोलेगा नहीं 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 यार देखो अब ऐसा करो, हमको 3% नहीं चाहिए, तो आप तो हमको 2% इंटरेस्ट पे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे दो, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, उसमें बेसिकली इंटरेस्ट पे करती है ना सरकार, तो सरकार बोलेगी कि भाई ठीक है तुम मत लो, हम वैसे भी बहुत लोग लेने वाले हैं, अगर तुम 3% में नहीं ले सकते तो दूसरा वाला ले लेगा। तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं ठीक है यार मैं 2% में ही ले लूँगा। तो इससे क्या हुआ, इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बेसिकली जो वो है प्राइस है
वो प्राइस नहीं, मतलब जो सरकार के लिए उसका प्राइस है, सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, सरकार को यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब वो इंटरेस्ट जो उसको देना पड़ रहा है वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा, बोरोइंग कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की, मान लो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट पैसा रेस कैसे करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके। तो गवर्नमेंट, तो उसको जो पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए वो कम देना पड़ेगा अब। तो इससे क्या हो गया, इससे बोरोइंग कॉस्ट जो है, कहाँ गई है, बोरोइंग कॉस्ट जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और यील्ड भी डाउन हो गई। यील्ड क्यों डाउन हो गई, कि यील्ड क्या होता है, व्हाट इज यील्ड, मेरे को पहले ये बताओ व्हाट इज यील्ड। कोई भी मान लो प्रोडक्ट, जैसे मान लो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, लेट्स से इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फेस वैल्यू 100 रुपये है, इट इज़ 100 रुपीज़, ठीक है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं, तो कोई भी बंदा आके ले सकता है। मान लो मैं चला गया, मैंने बोला आप मेरे को ये दे दो, तो जब गवर्नमेंट ने मेरे को ये दिया तो मैंने गवर्नमेंट को 100, मतलब अब ये क्या होता है ना, ये डिस्काउंट पे इशू होती है, ये ध्यान रखना। ये 100 रुपये की थी तो गवर्नमेंट ने मेरे को लेट से 90 रुपये में दी, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि चलो तुम हम 90 रुपये दे दो, इसका फेस वैल्यू 100 रुपये है, मतलब फेस वैल्यू 100 रुपये होने का क्या मतलब है कि जब मैं जाके इसको वापस करूँगा गवर्नमेंट को तो मेरे को 100 रुपये मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। मेरे को ये डिस्काउंट पे इशू हुआ 90 रुपये में, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हुआ। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो सरकार ने इशू करी, कितने में इशू करी, फेस वैल्यू कितना था उसका, फेस वैल्यू था 100 रुपये, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको डिस्काउंट पे इशू करी कितने रुपए पे, 90 रुपये पे, ठीक है। मैंने जाके ये ले लिया, अब मैं अगर इसको वापस करता हूँ तो मेरे को 100 रुपये मिलेगा। इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम हर साल आपको 2% इस पर इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। तो मेरे लिए यील्ड क्या हो गया, मेरे लिए मान लो जब तक मैं इसको नहीं बेचता हूँ, मान लो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मैं बेच नहीं रहा हूँ 1 साल बाद, तो मेरे लिए यील्ड ये 2% हो गया। क्योंकि यील्ड बेसिकली क्या होता है कि जो मेरे पास एसेट है ना, उसके ऊपर मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है ईयर में, वो होता है यील्ड। अब मान लो मैं जाके इसको बेच देता हूँ, है ना, अगले साल, तो क्या होगा, मेरे को एक तो 100 रुपये मिलेगा, साथ में 100 रुपये मिलेगा और उसके साथ 2% इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, है ना। तो मेरे लिए टोटल यील्ड कितना हो गया, ये नहीं होगा, 100 नहीं होगा, क्योंकि यील्ड क्या होता है, यील्ड होता है मैंने कितना गेन किया। मैंने लिया था 90 रुपये में, मैंने बेचा 100 रुपये में, तो मेरा यील्ड हुआ 10 रुपये का। तो यील्ड कितना हो गया, 10 रुपीज़ प्लस 2% एक्स्ट्रा मनी जो मेरे को मिल रहा है। तो मतलब किसी भी एसेट पे जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है दैट इज कॉल्ड यील्ड। अब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है, जब आरबीआई ने इसको परचेज किया, जब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज किया तो क्या हो गया, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो गई इकोनॉमी में तो बहुत लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने के पैसे आ गए, है ना। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन जनरल भी कम हो गई इकोनॉमी में, क्यों, क्योंकि आरबीआई ने ले लिया सारा, है ना। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने वाले ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे यील्ड कम मिलेगी आपको, अब 2% नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास तो बहुत बायर्स हैं खरीदने वाले। आप अगर 2% में नहीं लोगे तो कोई दूसरा ले लेगा, है ना। तो बंदे बोलेंगे कि यार ठीक है अब क्या करें, वैसे भी मार्केट जो है इकॉनमी बहुत रिसेशन में चल रही है, पता नहीं हमारा पैसा कहाँ जाएगा, कंपनीज को प्रॉफिट मिल नहीं रहा, शेयर्स वैसे भी डाउन जा रहे हैं, तो आप हमको ये 1% में दे दो, हम आपको 1% दे रहे हैं, आप हमको भले ही 1% इंटरेस्ट रेट देना बट हमको ये दे दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू किया, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 100 रुपये का इशू हुआ था, ठीक है, तो इसको पैसे तो मिले ही। अब जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा तो लोग इनको पैसे देंगे, प्लस गवर्नमेंट को अब 2% इंटरेस्ट रेट की जगह सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट ही देना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे दोनों चीज़ हो गई कि यील्ड भी डाउन हो गई और बोरोइंग कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की दैट हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, समझ में आ रहा है, बोरोइंग कॉस्ट भी डिक्रीज हो गई। तो ये कंसेप्ट बेसिकली है ये, ठीक है। तो ये इसीलिए ही किया गया है ताकि यील्ड डाउन आ जाए और गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट कम आ जाए, क्योंकि सरकार को चाहिए पैसा अभी, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, आरबीआई कैरीज आउट ओएमओ थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद पब्लिक, है ना। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो आरबीआई ये सिक्योरिटी बेचता और खरीदता है, ये बैंक कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू करता है, ना कि डायरेक्ट आप और मैं जाके आरबीआई से नहीं बोल सकते कि भाई हमको दे दो, आप इशू कर रहे हो हमको दे दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसा नहीं होता, वो बैंक ही करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई गेस ये सारा क्लियर है आपको कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन करता है, क्या होता है, बाय एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन करता है, आरबीआई करता है ना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है इकोनॉमी में, है ना, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के हम बात करते हैं पीआईडीएफ स्कीम की। क्या है ये, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ना। तो नाम में ही देखो क्या है, पेमेंट्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए कुछ पैसा अलॉट किया गया है स्कीम के अंदर, है ना, उसको बोलते हैं। अब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ये देखो,
ये है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ये क्यूआर कोड अब आजकल पेटीएम होने लगा है ना, फ़ोन पे होने लगा है ना। उसके बाद ये आप मान लो कार्ड से पेमेंट करते हो तो वो एक मशीन होती है ना जिसमें कार्ड स्वाइप होता है, जिसको पीओएस मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। दीज आर कॉल्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए क्या क्या मेरे को चाहिए, इक्विपमेंट्स या फिर जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इट इज़ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके लिए एक पैसा एलोकेट किया गया है। अब ये क्या पैसा किसको मिलेगा, ये बेसिकली फोकस उन पे है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो ठेले पे बेसिकली सेब बेच रहे होते हैं, केले बेच रहे होते हैं, उनके पास भी आजकल फ़ोन पे पेटीएम आ गया है ना। तो वहाँ पे इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल करने के लिए ये फंड बनाए। तो आरबीआई किसने डिसाइड किया है, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड इट टू स्ट्रीट वेंडर्स आइडेंटिफाइड अंडर, जो अभी स्कीम आई थी ना, पीएम स्वानिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, टियर 1 और टियर 2 सेंटर्स में जो आई थी अभी, है ना, पीएम स्वानिधि, अभी हम डिस्कस करेंगे, उनके लिए है, उनके बेनिफिशियरीज़ के लिए ये है ना। तो पीआईडीएफ इंटेंड्स टू सब्सिडाइज डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टियर 3 एंड टियर 6 सेंटर्स विद स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशल फोकस करेंगे हम, है ना। तो जो भी, जैसे मान लो पीओएस की मशीन है ना, अब इस मशीन को खरीदने में लेट से 2,000 रुपये लग रहा है ना। तो अब वो ठेले वाला बेचारा क्यों ये 2,000 की मशीन लगाएगा। आप कभी कार्ड से पेमेंट किया है क्या, कभी आपने नहीं किया होगा। सेब लेने जाते हो तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट थोड़ी करते हो, नहीं करते हो ना। तो अब वो क्यों ही लाएगा इस चीज़ के लिए, है ना। तो अब इसमें क्या करेगा, इसमें आरबीआई इनको पैसे देगा। वो आरबीआई बोलेगा ठीक है यार, 1,500 हम दे रहे हैं, 500 आप मिलाओ। तो आप क्या होगा कि ऐसे कस्टमर जो क्रेडिट कार्ड लेके आते हैं और आप उनको नहीं दे पाते हो सामान, उनको भी अब आप दे पाओगे, है ना। बोलेगा ठीक है चलो यार, 500 रुपये तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी फिर, है ना। तो इस टाइप से आरबीआई का इंटेंशन है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है। इट विल क्रिएट 30 लाख न्यू टच पॉइंट्स एवरी ईयर फॉर डिजिटल पेमेंट्स, है ना। तो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख न्यू टच पॉइंट्स बनाएंगे, जहाँ पे ये बेसिकली पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव करने वाले हैं, है ना। तो अब सिंस ये वाली स्कीम का नाम आया तो हम देख लेते हैं पीएम स्वानिधि स्कीम क्या थी। तो इस नाम से ही पता चल रहा है क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कीम थी, है ना। तो कैसे बनाएंगे आत्मनिर्भर, हम उनको क्रेडिट देंगे। हम उनको क्रेडिट कितना देंगे, क्रेडिट हम देंगे 10,000 रुपये का, और बोलेंगे कि भाई आप 10,000 रुपये जो है लो इंटरेस्ट रेट पे, 7% इंटरेस्ट रेट पे है बेसिकली ये, उस पर हम उनको बोलेंगे कि आप 7% इंटरेस्ट रेट से आप मंथली रीपेमेंट करो उसका, है ना, और 1 साल तक पेमेंट करो, ठीक है। तो उसके थ्रू उनको क्रेडिट फैसिलिटी देंगे ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा पाए, है ना। ऑल वेंडर्स हु हैव बीन वेंडिंग फ्रॉम और बिफोर March 24, 2020 विद ए सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग कैन अवेल द लोन, है ना। तो ये सारे लोग इसमें अवेल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो देखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो गोल्ड इन्वॉल्व है इसमें, है ना, गोल्ड इन्वॉल्व है, और दूसरा क्या है, बॉन्ड है ना। तो बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब लोन टाइप का चीज़ है कोई। सोवरेन सोवरेन मतलब कंट्री का होता है सोवरेन, है ना। तो अब इसमें क्या है कि हम क्या करने वाले हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में, कि जो हमारी इकॉनमी, हमारी कंट्री के अंदर का गोल्ड है ना, जो आइडल बैठा हुआ है, सोवरेन मतलब अपना ही कंट्री होता है ना। तो मान लो आपकी मम्मी के पास बहुत सारा सोना है ना, और उन्होंने कबर्ड में रखा हुआ है लॉक करके, ठीक है। अब वो तो आइडल है, उसका वैल्यू थोड़ी कोई, मतलब उससे कोई आपको पैसा नहीं मिल रहा, वो बस रखा हुआ है वहाँ पे कि कभी सेंचुरी में कभी कोई प्रलय आ गया तो हम उस सोने को बेच के जो है वो हम पैसे लेंगे, है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब इससे हो क्या रहा है, देखो अब इससे हो ये रहा है कि देखो आपका सोना यहाँ पे आइडल पड़ा है, और जिनको सोना चाहिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो लोग चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जब हम बाहर से गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम डॉलर में करेंसी बाहर भेज रहे हैं, या हम बाहर पेमेंट कर रहे हैं, अपनी करेंसी बाहर जा रही है, तो इससे हमको घाटा हो रहा है, ठीक है। इससे चाइना को फ़ायदा हो रहा है, हमको घाटा हो रहा है ना। इसी को इम्प्रूव करने के लिए कि भाई गोल्ड का जो इम्पोर्ट है वो हो जाए कम। गोल्ड का इम्पोर्ट जब कम होगा, है ना, हम कम कैसे कर सकते हैं गोल्ड का इम्पोर्ट, जो कंट्री के अंदर गोल्ड है, जो कंट्री के अंदर आपके पास और मेरे पास गोल्ड है, उसको मोनेटाइज करके, है ना, उसको मोनेटाइज करके। तो अब इसमें पर्पज़ क्या है इस चीज़ का, ये 2015 में आया था कि ये जो आइडल गोल्ड है उसको मोनेटाइज करना है। आप मान लो गोल्ड लेके जाते हो, आप बोलते हो कि हमको पैसा चाहिए इसके लिए, है ना, तो आपको पैसा मिल जाएगा। पर्पज़ क्या है, टू हेल्प रिड्यूस इंडियाज़ ओवर डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स, है ना। तो बहुत ज़्यादा गोल्ड अभी जो कंट्री है वो इंपोर्ट कर रही है। आपने वो मर्केंटलिज्म की वाली थ्योरी पढ़ी ना, उसमें क्या होता था, उसमें यही होता था ना कि जिस कंट्री के पास गोल्ड ज़्यादा है बहुत, उसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है ना, समझ में आ रहा है, उसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है।
तो उसी टाइप का चीज़ आप समझ सकते हो इधर कि भाई हमें बाहर से गोल्ड नहीं लेना है ना, वी हैव आवर ओन पॉट ऑफ गोल्ड दैट विल यूटिलाइज नाउ टू हेल्प रिड्यूस इंडियाज ओवर डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ले सकता है, ये जो बॉन्ड है कौन कौन ले सकता है। द बॉन्ड्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज़, जो इंडिया में ही एंटिटीज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं या HUFs हैं या ट्रस्ट हैं या यूनिवर्सिटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हीं को ही मिल पाएगा। HUF इज़ बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि ये इनको मिलेगा, ये आपको याद करना है। इंडियन रेजिडेंट्स, इंडियन इंडिविजुअल्स, HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये लोग इस बॉन्ड को अवेल कर सकते हैं, है ना। डिनोमिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो डिनोमिनेशन होगा वो ग्राम्स ऑफ गोल्ड में होगा, है ना। तो 1 ग्राम बेसिक यूनिट होगा कि जैसे आप मान लो गए, आपने बोला कि मेरे को लेट्स से 5 ग्राम का बॉन्ड खरीदना है ना, तो आपको 5 ग्राम का बॉन्ड मिल जाएगा, है ना। द टेन्योर विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको ग्राम ऑफ गोल्ड में ही मिल रहा है, आपको कहीं गोल्ड सेक्रीफाइस नहीं करना है। मान लो आपके पास 1 kg गोल्ड है, ठीक है, आपने बोला मेरे को 500 ग्राम का बॉन्ड चाहिए, तो आपको जो बॉन्ड मिलेगा है ना वो 500 ग्राम गोल्ड पे मिलेगा, वो कोई प्राइस पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब जब मान लो आप रिडीम करने जाते हो उसको, तो उस टाइम जो गोल्ड का प्राइस होगा उसी टाइप से आपको पैसा मिलेगा। तो 500 ग्राम का गोल्ड का प्राइस उस टाइम जितना होगा, जिस टाइम आप रिडीम करोगे उस टाइम उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो आपका बेसिक कंसेप्ट गोल्ड घर में रखने का यही होता है ना यार, कि कभी प्रलय आ गया तो हम गोल्ड को बेच देंगे, गोल्ड का वैल्यू तो बढ़ता ही रहता है क्योंकि फाइनाइट है ना, तो हमको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो वही चीज़ को ये लोग ऐसे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप घर पे मत रखो ये गोल्ड, आप हमको दे दो, हम आपको उसी टाइप से ही पैसा देंगे जैसा आप चाहते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका टेन्योर क्या है, इसका पीरियड है 8 साल का, एग्जिट ऑप्शन है 5th ईयर से आपको एग्जिट ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब 5 साल के लिए आप उसमें इन्वेस्टेड रहोगे, मतलब आप दोगे 5 साल बाद ही आपको पैसा वापस मिल जाएगा, वापस मिल सकता है ना। और मैक्सिमम 8 साल तक आप रख सकते हो, टू बी एक्सरसाइज ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम की हम बात करें तो मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको लेना पड़ेगा क्योंकि बेसिक यूनिट 1 ग्राम है, और मैक्सिमम 4 kg है। 4 kg से ऊपर का बॉन्ड आपको एज एन इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, एज एन HUF नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो और इंडिविजुअल हो तो 4 kg से ज़्यादा आप नहीं अवेल कर सकते, और अगर आप ट्रस्ट हो तो 20 kg से ऊपर नहीं कर सकते। जैसे हमने ये बोला ना, यूनिवर्सिटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो 20 kg से ज़्यादा नहीं कर सकते। जॉइंट होल्डर अगर आप हो तो उसमें भी लिमिट कितनी है, 4 kgs की ही है, फॉर विल बी अप्लाइड टू द फर्स्ट एप्लीकेंट ओनली, ठीक है। जॉइंट होल्डर हो तो जो पहले आप मतलब मान लो आप और मैं मिलके जॉइंटली होल्ड करेंगे किसी चीज़ को, तो मैंने अगर अप्लाई कर दिया है ना, तो बस मेरे को ही ये 4 kg का मिल पाएगा, आप करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जॉइंट है ना, हम तो एक ही एंटिटी हैं। कोलैटरल की अगर हम बात करें, क्या इससे गिरवी मिल जाएगा, गिरवी रख सकते हैं हम इसको, येस। बॉन्ड्स कैन बी यूज एज अ कोलैटरल फॉर लोन्स, है ना। तो मान लो आपको लोन चाहिए, है ना, तो अभी ऐसा होता है कि ये भी एक रीज़न है कि भाई गोल्ड रखने का, कि हमको मान लो अगर लोन चाहिए खूब सारा, तो हम अपना गोल्ड को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, है ना। तो आप इन बॉन्ड्स को भी गिरवी रख के लोन ले सकते हो, है ना। इन बॉन्ड्स को गिरवी रखोगे तो भी आपको लोन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। अब लास्ट बात करते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की। तो नाम में देखो क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, मतलब नेशन के जो एसेट्स हैं, हमारी कंट्री के जो एसेट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम मोनेटाइज करेंगे। मोनेटाइज मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन मतलब किसी चीज़ से हमको पैसा है ना, किसी चीज़ से हमको पैसा है। मान लो आपके पास कोई ऐसा स्किल है, लेट से आप केक बहुत अच्छा बनाते हो, है ना, तो आप केक बहुत अच्छा बनाते हो, आप अपने घर के लिए केक बहुत अच्छा बनाते हो। अब मान लो आप यही करो कि इस स्किल को, जो आपका केक बनाने का स्किल है, उससे आप केक बना के बाहर बेचने लगो, है ना, बाहर बेचने लगो जिससे आपको पैसे आने लगे। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने अपने स्किल को मोनेटाइज कर दिया, है ना। आपके पास स्किल था केक बनाने का, अब आपने उसको मोनेटाइज कर दिया। लेट से आपके पास स्किल है केक बनाने का, आप किसी केक बेकिंग फैक्ट्री पे जाके काम करने लग रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपको पैसा मिल रहा है, तो उससे आपने अपना स्किल मोनेटाइज कर दिया, ठीक है। इसी टाइप से एसेट्स जो गवर्नमेंट के पड़े हैं, जो आइडल एसेट्स पड़े हैं, जो अंडर यूटिलाइज एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, है ना, उनको मोनेटाइज करने की बात की गई है ना। तो इसमें एग्जाम्पल ऐसे आप ले सकते हो कि जैसे मान लो PSUs होती हैं ना, अब PSUs के बाद बहुत सारा रियल एस्टेट होता है, ठीक है, जो हमेशा फुल कैपेसिटी पे यूज़ नहीं हो रहा होता है। लेट्स से मान लो ONGC है या कोई भी XYZ है, उनके बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। अब ये ग्राउंड है मान लो ONGC का, है ना, अब ये ग्राउंड है, अब ये तो यूज़ होता ही नहीं है, कुछ यूज़ हो ही नहीं रहा है, बस ऐसे रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आप ये ग्राउंड, गवर्नमेंट जो है किसी स्पोर्ट्स अकेडमी को बेच देगी, लेट्स से, बेचेगी नहीं मतलब स्पोर्ट्स अकेडमी को दे देगी, बोलेगी आप इसको ऑपरेट करो, आप इसको मेंटेन करो, है ना, और हमको आप जो है इसका वो देते रहना, पैसा देते रहना, है ना, मतलब रेंट टाइप, मंथली रेंट टाइप। तो स्पोर्ट्स अकेडमी बोलेगी ठीक है भाई, इतनी बड़ी ज़मीन है, हमको सस्ते में मिल रही है, सस्ते में मतलब हम इस पर ले सकते हैं, तो
ठीक है कोई बात नहीं, है ना, आप दे दो। तो इससे क्या हुआ, इससे ये जो आइडल एसेट पड़ा था उसका क्या हो गया, उसका मोनेटाइजेशन हो गया, सरकार को भी पैसा मिलने लगा, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि वी विल लिस्ट आउट द गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स टू बी सोल्ड ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो 4 साल, अगले 4 साल में हमको ऐसे एसेट्स आइडेंटिफाई करने और उनको हमको बेचना है आगे, है ना। किसने प्रिपेयर किया, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द ब्राउन फील्ड पब्लिक सेक्टर एसेट्स। अब ये याद रखना कि ये ब्राउन फील्ड है। ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज ग्रीन फील्ड एंड व्हाट इज ब्राउन फील्ड, बताओ, व्हाट इज ब्राउन फील्ड एंड व्हाट इज ग्रीन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड क्या होता है, नए सिरे से इन चालू करना कोई चीज़। मतलब मान लो मेरे को एयरपोर्ट बनाना है ना, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक ज़मीन खरीदता हूँ, फिर वहाँ पे पूरा एयरपोर्ट बनाता हूँ, फिर उसको चलाता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। बट ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में ये होता है कि एयरपोर्ट ऑलरेडी है, एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, अब मैंने बस उसको खरीद के अब क्या किया, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर दिया, उसको रिनोवेट करा दिया, है ना। दैट इज़ कॉल्ड ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी प्रोजेक्ट है बट मैंने उसको मतलब रेनोवेट करा दिया। ग्रीन फील्ड मतलब आप स्क्रैच से स्टार्ट करो सब चीज़, है ना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन फील्ड। अभी ये सिर्फ ब्राउन फील्ड पब्लिक सेक्टर एसेट्स के लिए, ये ध्यान रखना, है ना। तो जैसे मैंने आपको ये ONGC का एग्जांपल दिया जिसमें उसके पास ग्राउंड था, तो ग्राउंड उनके पास पहले से है ना, वहाँ पे ऑलरेडी लोग खेलते हैं, बट अब हम इसको इम्प्रूव करेंगे और उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इट विल टैप इनटू द इंस्टीट्यूशनल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल, है ना। तो उसके बाद सरकार के पास पैसा आएगा, विच विल बी देयरफॉर लेवरेज फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जिससे सरकार क्या कर सकती है, अपने स्कीम चला सकती है नॉर्थ ईस्ट में, लेट्स से एजुकेशन बढ़ाना है ना, तो उसके लिए इनिशिएटिव्स ले सकती है ना। टू इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन, है ना, वेर इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेट। तो इसमें क्या हो रहा है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेट कर रहे हैं ना। की फीचर्स क्या है, इट विल कंप्राइज अ 4 ईयर प्लान। तो 4 ईयर प्लान कब से कब तक है, 2022 से 2025 तक। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको मोनेटाइज किया जाएगा, है ना। उसके बाद जो इसमें टॉप 3 सेक्टर्स हैं दैट इंक्लूड रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड कोल माइनिंग, ठीक है। तो इन सारे जो रेलवेज हैं इसको मोनेटाइज करेंगे, कोल माइनिंग को करेंगे। मान लो भाई कोई बड़ी सी कंपनी है ना, उसको अपनी इन्वेंट्री एक जगह से दूसरी जगह तक भेजनी है ना, तो वो रेलवेज पे भेज सकती है, जैसे कोयला जाता है ना, इस टाइप से भेज सकती है। अंडर द प्लान प्राइवेट फर्म्स कैन इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स फॉर अ फिक्स्ड रिटर्न यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, है ना। तो आपको पता है इनवाइट्स क्या होता है ना, हमने कितनी बार डिस्कस किया है राइट्स और इनवाइट्स, है ना। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, राइट्स और इनवाइट्स क्या होता है। राइट्स इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, है ना, रियल एस्टेट से डील करता है, एंड इनवाइट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में डिफरेंस क्या है, रियल एस्टेट दैट डील्स विद बिल्डिंग्स, है ना। जैसे मान लो कोई टाउनशिप बनी है, कोई बड़ा सा टाउनशिप बन रहा है जिसमें खूब सारे फ्लैट्स हैं, है ना, तो आप इस टाउनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, आप इस टाउनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे जो रेंटल इनकम आएगा वो आपका इनकम है, वो आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या होता है, जैसे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, कोई एयरपोर्ट बन रहा है ना, कोई हाईवे बन रहा है ना, कोई हाईवे बन रहा है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करते हो, पूल इन्वेस्टमेंट होता है। ये सिमिलर टाइप का म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में लोग, खूब सारे लोग मिलके एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, और फिर वो फंड जो है आगे शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ना, दिस इज कॉल्ड अ म्यूचुअल फंड। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी ऐसा ही होता है, खूब सारे लोग मिलके एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर ये फाइनली जो इन्वेस्टमेंट, जो ये इन्वाइट्स होता है, ये फाइनली एयरपोर्ट और ये हाईवेज बनाता है। अब हाईवे में जैसे टॉल वॉल लगेगा, तो टॉल से जो इनकम आएगा वो आप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एयरपोर्ट में जैसे, एयरपोर्ट में भी कुछ कुछ चार्जेस लगते हैं ना, तो उससे ये बेसिकली आपको पैसा मिलता है ना। और रियल एस्टेट में क्या होता है, बिल्डिंग के रेंट से मिलता है, समझ आ गया। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। रूट एज वेल एज ऑपरेट एंड डेवलप द एसेट्स फॉर अ सर्टेन पीरियड बिफोर ट्रांसफरिंग देम बैक टू द गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये ध्यान रखना कि इसमें ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है, ओनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है ना। वो लोग सिर्फ वहाँ पे ऑपरेट करेंगे, है ना, दे जस्ट ऑपरेट, है ना। पूरा जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास ही है। ओनरशिप ऑफ द एसेट्स विल रिमेन विद द गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि सिर्फ जो अंडर यूटिलाइज एसेट्स हैं, ओनली द अंडर यूटिलाइज एसेट्स विल बी मोनेटाइज, है ना। जो यूज़ नहीं हो पा रहे हैं या जिसको हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बस उन्हीं को ही हम बेसिकली मोनेटाइज करेंगे, है ना, और वो भी ब्राउन फील्ड एसेट्स को ही, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना सब समझ में आ गया, ठीक है। चलो अभी ये हमारा लास्ट आर्टिकल था, अब इसके बाद हम करेंगे अपना क्विज, ठीक है। +2 -0.66 अगेन बताओ भाई, क्योंकि देखो यार इसमें एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हम क्वेश्चंस करते हैं ना, इसमें मेहनत लगती है बनाने में, क्योंकि हम यूपीएससी के जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और ऑप्शंस होते हैं उसी टाइप से ही हर एक क्वेश्चन को करंट अफेयर्स के टाइप से बनाते हैं। तो प्लीज़
पार्टिसिपेट इन दीज क्विजेस, है ना, प्लीज़ डू दीज क्विजेस फ्रॉम योर ओन, क्योंकि इससे ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक तो आपका जो माइंडसेट है प्रीलिम्स में एमसीक्यूज़ करने का वो बढ़ेगा, और सेकंड जो आपके करंट अफेयर्स हैं, है ना, जब आप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के थ्रू करते हो ना तो ज़्यादा रिटेंशन होता है। हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है ना, आप 2-3 बार पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है, बट आप जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे ना, देन अगर आप मान लो वहाँ पे कुछ मिस भी कर जाते हो तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको रिटेंशन हो जाएगा, है ना। सो प्लीज़ डू दैट, एंड सेकंड आप प्लीज़ अपने मार्क्स भी बताया करो, क्योंकि देखो आप अगर शाय रहोगे कि भाई हम नहीं बताएंगे, है ना, क्योंकि हमारे कम आ रहे हैं, तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे, और इससे क्या होगा ना कि देखो जब आप बताते हो कि हाँ भाई मेरे अब 5 क्वेश्चन मैंने किए, मेरे सिर्फ एक ही सही था, तो आप एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देते हो। अब आपको पता है कि भाई अगर मेरे को अब रोज़ अच्छा परफॉर्म करना है, अगर मैं रोज़ अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा तो क्या होगा, सब लोग देखेंगे कि यार मेरे गंदे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, इससे आप क्या करते हो, आप पढ़ाई भी अच्छे से करते हो, और ये मैंने खुद के साथ भी नोटिस किया है ना। तो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। बैंक रेट है, ओएमओज हैं, पब्लिक डेट है और पब्लिक रेवेन्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बताओ। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स पढ़े हैं, तो बैंक रेट होता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, किसके थ्रू, क्या टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसके थ्रू हम बेसिकली मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं ताकि हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँ, है ना। दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, और ये अपना आरबीआई करता है ना। तो पब्लिक डेट इज़ नॉट इन द मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक डेट तो पब्लिक का लोन होता है। पब्लिक रेवेन्यू इज ऑल्सो नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी, इससे कोई मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज थोड़ी हो रही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से होती है, हमने देखा, बैंक रेट से भी होती है, जिसमें रेपो और रिवर्स रेपो आता है ना। अगर ये नहीं पता चल रहा है, ये थोड़ा ऊपर से निकल रहा है, तो जाके इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं प्लीज़ जाके एक बार वो प्लेलिस्ट देख लो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज़ 1 और 2, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के पेपर में 2015 के का क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट। ये ऑलरेडी आ चुका है 2015 में, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एस्टैब्लिश्ड प्रिज्म प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़ फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। बहुत ही सिंपल है, अभी डिस्कस किया हमने, दैट इज़ आरबीआई, है ना। किसने किया है, आरबीआई ने। आंसर इज ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अंडर ओएमओ आरबीआई बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल मनी सप्लाई। तो दिस इज करेक्ट, इट डज, यही तो करता है ओएमओ में। उसके बाद दूसरा क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम ऑफ आरबीआई इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ओएमओ इन विच आरबीआई वुड ओनली बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिस्पाइट ऑफ मार्केट कंडीशंस। तो हमने ये देखा था, इसका नाम ही ऐसा, इसका नाम क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। एक्विजिशन मतलब बाय करेगा, है ना, डिस्पाइट ऑफ मार्केट कंडीशंस, ये भी हमने देखा था, तो 2 भी सही है। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं, आरबीआई कैरीज आउट द ओएमओ थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। तो हमने देखा था, ये भी सही है कि आरबीआई डज नॉट डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक, इट कैरीज आउट थ्रू कमर्शियल बैंक्स ओनली। तो आंसर क्या हो गया, डी। इसका आंसर क्या है, डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, है ना। तो क्या है ये, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट इज़ अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दैट प्रोवाइड स्ट्रीट वेंडर्स अ कोलैटरल फ्री लोन ऑफ 1 लाख विद लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, है ना। तो क्या ये सही है, नहीं सही नहीं है भाई, 10,000 का है, एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो ये 1 लाख हो गया, 10,000 का है ना। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। All vendors who have been vending from or before 24th March 2020 and with a certificate of vending can avail the loan. So this is right, they can do that, है ना। तो आंसर इज बी, इसका आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015 टू हेल्प रिड्यूस इंडियाज ओवर डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स। तो ये हमने देखा था, पहला ही स्टेटमेंट हमने यही पढ़ा था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में, दिस इज करेक्ट। दूसरा क्या बोल रहा है, द बॉन्ड्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। दिस इज ऑल्सो राइट, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दीज इंस्टीट्यूशन ओनली। उसके बाद थर्ड क्या बोल रहा है, द बॉन्ड्स विल बी डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000 रुपीज करस्पॉन्डिंग टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड
with a period of 8 years with exit option from 5th year to be exercised on the interest payment dates. तो देखो बाकी सब तो सही है, बट इसमें जो ये बोला है ना कि 1000 रुपये का होगा दैट विल करस्पॉन्ड टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ऐसा कुछ नहीं है. बेसिक यूनिट इज़ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, है ना. 1000 रुपीज़ का कोई मल्टीपल नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग. अब हम थर्ड को गलत कर देते हैं. थर्ड गया तो हमारे पास आ गया ए और डी में ऑप्शन, तो 1 और 2 तो सही है. 4 देख लेते हैं. इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ 4 kg विल बी अप्लाइड टू द फर्स्ट एप्लीकेंट ओनली, है ना. तो दिस इज़ करेक्ट. अब मैंने ओनली वाला स्टेटमेंट इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि ओनली लिखा है तो गलत होगा, बट ऐसा हर बार नहीं होता है ना, तो ये ध्यान रखना, हर बार नहीं होता ऐसा. आंसर क्या हो गया इसका? डी. ठीक है, आंसर हो गया इसका डी. आगे बढ़ते हैं. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट इज़ लॉन्च टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड पब्लिक सेक्टर एसेट्स बाय टैपिंग इंस्टीट्यूशनल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल. तो अभी हमने देखा था कि ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ ब्राउन फील्ड के लिए है, इट इज़ नॉट फॉर ग्रीन फील्ड, है ना. तो 1 हो गया गलत. 1 को आप गलत कर दोगे तो सारे ऑप्शन चले गए. वैसे ऑप्शन बचा बी, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया. बट हमारी प्रैक्टिस क्या है, हम दोनों ऑप्शंस को पढ़ लेंगे एक बार. Only underutilized assets will be monetized and the plan will help identify brownfield assets that need to be better monetized. तो ये सही है, ऑल्दो इसमें ओनली है बट दिस इज़ करेक्ट, है ना. तो देखो फंसाने वाले ऑप्शंस हैं इसमें भी, है ना. मान लो किसी को अगर पहला ऑप्शन नहीं पता है कि ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के लिए है क्योंकि बहुत क्लोज स्टेटमेंट है ना, तो वो दूसरे पे जाएगा, दूसरे पे जाके बोलेगा अरे ये तो ओनली है, तो गलत हो गया. तो गलत करके तुरंत मार के आ जाएगा, है ना, और गलत हो जाएगा क्वेश्चन. तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम जो ये क्वेश्चन बनाते हैं वो टाइम दे के बनाते हैं, है ना. तो ऐसे ही ऑप्शन सेट होते हैं ताकि आपका जो माइंडसेट है प्रीलिम्स में उसको इम्प्रूव किया जा सके, है ना. तो प्लीज़ डू दिस रिलीजियसली. थर्ड क्या है? प्राइवेट फर्म्स कैन इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स फॉर अ फिक्स्ड रिटर्न यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बट द ओनरशिप ऑफ द एसेट विल रिमेन विद द गवर्नमेंट. तो ये सही है, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहती है ना, वो ओनरशिप चेंज नहीं होती है. तो आंसर इज 2 and 3 ओनली, राइट. So guys, thank you so much for listening to the lecture so patiently, and for more such courses you can log on to www.thelaymanway.com, and you can also join our Telegram channel where we discuss MCQs and we update you with all our new lectures, right. तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, and please help us by reviewing us on Google like other students have done, and you can also explore our YouTube where we have now over 380 plus videos from which you can learn and prepare better, right. So चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय. स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड टेक केयर.